नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुनः हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें मिसलेनियस यानी कि मिश्रित प्रश्न का समायोजन है। इसमें हर विषय से कुछ न कुछ प्रश्न को रखा गया है। सबसे पहले हम लोग गणित के कुछ प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हिंदी के, उसके बाद अन्य विषय के भी देखते हुए चलेंगे। प्रश्न का स्तर थोड़ा सा मीडियम इसमें रखा गया है। कुछ प्रश्न जो उच्च स्तर का है उसको भी लिया गया है, लेकिन यहाँ पर उतना भी क्लिष्ट, उतना भी जटिल प्रश्न को नहीं रखा गया है। इस प्रकार के सामान्य से प्रश्न समान रूप से इस प्रकार की परीक्षा में पूछी ही जाएगी। तो चलिए हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे, लेकिन प्रश्न की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आपको पुनः मैं याद दिला दूं, चैनल पर पहली बार है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे। आपके लाइक से हमें एक प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है और यह हमें आभास होता है, हमें यह प्रतीत हो जाता है कि मेरा जो वीडियो बनाना हो रहा है वह सार्थक जा रहा है, आपके लिए यूजफुल हो रहा है। तो पहले प्रश्न की शुरुआत मैथमेटिक्स से करते हैं। द्विघात बहुपद का एक प्रश्न है और यह दिया हुआ है द्विघात बहुपद, और इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद में हम इस बात से स्पष्ट हैं कि इनके हमेशा दो शून्यक होते हैं। द्विघात समीकरण की बात करें तो उनके भी दो मूल होंगे, त्रिघात समीकरण तो तीन मूल होंगे, और त्रिघात बहुपद में यदि आते हैं तो उनके तीन शून्यक। इसी प्रकार से घात की संख्या जब बढ़ती जाएगी तो उनके शून्यकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हम लोग द्विघात बहुपद का प्रश्न देख रहे हैं, इसके दो ही शून्यक होंगे, तो इसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको जीरो कर देंगे, शून्यक है। इसका गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 यानी कि 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इस प्रकार से तोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि आप समझ रहे हैं, उतना यहाँ पे डिटेल नहीं कर पाएंगे। 4x माइनस 4x प्लस 2x, यदि इसमें से आप घटाएंगे इसको तो यहाँ पे माइनस 2x बचता है। तो अब दो दो पार्ट बना करके, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 है, तो इसमें से हम x कॉमन निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x में। तो यहाँ पर x बच गया माइनस 4, क्योंकि x बाहर आ चुका है, और इसमें 2x माइनस 8 में 2 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 4 दूनी 8, यह बराबर 0 हो गया। और इस भाग को देखिए, ये जो ब्रैकेट वाला भाग है, छोटी ब्रैकेट वाला, यह हमेशा समान आएगा। अब क्या आगे लिखेंगे, x माइनस 4 को कॉमन निकालते हैं, उसके बाद बच गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इसे याद रखेंगे, तो इससे एक आपका मूल निकलेगा, x बराबर 4 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में, और इससे आपका एक निकलेगा x बराबर माइनस 2। तो माइनस 2 और 4, तो माइनस 2 और 4 देखिए ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे चलें, द्विघात बहुपद का ही पुनः यह प्रश्न मिला इसका शून्यक ज्ञात करना, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे। तो टी स्क्वायर बराबर माइनस 15 को आप राइट हैंड में ले चलिए तो प्लस 15 हो गया। अब स्क्वायर को भेजिए राइट हैंड में, तो यह स्क्वायर जब जाएगा तो रूट में होगा 15, और रूट 15 तो हमेशा यह प्लस माइनस में आता है बाहर, तो एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15 होगा, तो ऑप्शन नंबर पुनः आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल क्रमशः, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जिनके शून्यकों का योग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 0 है, यहाँ से लिखिए, और गुणनफल रूट 5 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर रूट 5 हो गया। तो इसमें एक
फॉर्मूला याद रखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस प्रकार से होगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे शून्य है तो शून्य यहाँ रखेंगे, शून्य गुना एक्स हो जाएगा, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे √5 रखेंगे। तो इस पार्ट को देखिए, यह तो शून्य हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इसके बाद आगे चलें, चौथे नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बहुपद है। कैसा बहुपद है, इसकी चर्चा हम लोग प्रश्न संख्या 1 में ही कर चुके थे। यदि एक्स स्क्वायर से प्रारंभ हो तो निश्चित रूप से यह द्विघात समीकरण या तो फिर द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्यू से प्रारंभ हो तो यह त्रिघात बहुपद या तो फिर त्रिघात समीकरण होगा। एक्स पर 4 हो इस प्रारंभिक शुरुआती में तो यह चतुर्थ घात बहुपद या तो चतुर्थ घात समीकरण होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है तो निश्चित रूप से यह द्विघात बहुपद को सूचित कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलिए, पांचवा नंबर प्रश्न, यह भी द्विघात बहुपद से ही रिलेटेड इसको समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। यह है और इसमें x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो चलिए हम लोग भाग दे करके देखेंगे। x प्लस 2 से भाग देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। तो इसमें देखना है कि x से प्रारंभ है और यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2x से हम गुना करते हैं इस पार्ट में। तो 2x गुना x 2x स्क्वायर हुआ। उसके बाद 2 दूनी प्लस 4x होगा, माइनस कीजिए जो नियम है भाग देने का बीजगणित का, तो प्लस और माइनस यह कैंसिल हो गया आपका और यहाँ पे बच गया -4x प्लस 3x है तो -x प्लस 1 हो गया। अब यह माइनस 1 से खाएगा यानी 1 से भाग लगेगा तो -1 गुना x कीजिएगा -x, अब प्लस माइनस -2 हुआ। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यह पार्ट कट गया x और 2 और 1 जुट जाएगा तो यहाँ पे 3 होगा। अर्थात आपका जो रिमाइंडर है शेष 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न हम लोग हिंदी का देखेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। अतिरिक्त एक शब्द है, कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग की परिभाषा बताती है जो हिंदी व्याकरण का रूल है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुट करके उसके अर्थ को बदल दे, उसके अर्थ में विभिन्नता उत्पन्न कर दे। तो अतिरिक्त एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे देखिए रिक्त, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, अति और रिक्त। तो रिक्त में अति जुटा हुआ है तो यह बन गया अतिरिक्त, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न में चले हम लोग। अथ का विलोम शब्द है। अथ उल्टा शब्द भी पूछे जाते हैं तो कुछ कुछ उल्टा शब्द का भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अथ का विलोम शब्द इति, अनर्थ, सनथ, इनमें से कोई नहीं, तो अथ का उल्टा इति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद आगे चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न में। आँख का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समान अर्थ में समानार्थी भी कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो आँख का क्या पर्यायवाची शब्द है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नयन, लोचन, नेत्र, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए कि आँख का नयन भी होता है पर्यायवाची शब्द, लोचन भी होता है और नेत्र भी होता है। अर्थात नयन मतलब भी आँख, लोचन मतलब भी आँख और नेत्र मतलब भी आँख होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगाना उचित होगा। अगले प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं 9 नंबर। हिंदी व्याकरण से पुनः प्रश्न है। दशानन कौन सा समास है।
दशानंद का यदि यानी कि यह समस्त पद है, इसका यदि आप विग्रह करेंगे इसका, तो 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, यह विग्रह हो गया। तो कौन सा समास है? तो निश्चित रूप से यह बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास की परिभाषा बताती है कि वैसे समासिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करे, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो दशानंद हो गया आपका बहुब्रीहि समास, और यहाँ पे विग्रह भी हम लोग देख चुके हैं। 10 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, निर्धन में कौन सी संधि है? तो चलिए निर्धन का संधि विच्छेद करें, समझ में आ जाएगा। नीह जोड़ धन, निर्धन का संधि विच्छेद हो गया। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो ही विसर्ग का प्रयोग हो गया तो यह विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है 11 नंबर, महाकाव्य की संख्या है। अब यहाँ से सब्जेक्ट चेंज होता है, इतिहास का कुछ प्रश्न है। तो महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 18। तो महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। पहले महाकाव्य में आपका रामायण होगा और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। महाकाव्य की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। और यहीं पे यह जो 4 ऑप्शन है, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं वेद से। वेद की संख्या 4 हो गई, ऋग्वेद, अयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद 6 को भी हम लोग किसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 हो गया वेदांग, यानी वेदांग की संख्या पूछी जाएगी तो वह हो गई 6, और 18 यह पुराण हो जाता है। पुराण की कुल संख्या 18, वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4 और महाकाव्य की संख्या 2 होती है, जिसमें रामायण और महाभारत है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, महाभारत का पुराना नाम क्या है? चलिए इसको आपको बताना है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। महाभारत का क्या पुराना नाम है? जय संहिता, विधि संहिता, कल्पसूत्र, मीमांसा। आप जरूर बता देंगे, सिंपल सा प्रश्न है। कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी जरूर देंगे, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। यानी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, कपिल, गौतम या तो फिर जैमिनी है। तो निश्चित रूप से योग दर्शन के प्रवर्तक यह पतंजलि है, यानी पतंजलि के द्वारा योग दर्शन को बनाया गया है, इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। यहीं पे कपिल की बात करें तो यह सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, इसे भी याद रखेंगे। और गौतम की बात करें तो यह न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। और जैमिनी, इसकी भी बात कर लें तो यह पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। और एक और होता है उत्तर मीमांसा, और इसके प्रवर्तक हैं वादरायण। चलिए यह भी हम लोग समझ लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, सदानीरा किसका प्राचीन नाम है? यह नदी का नाम दिया हुआ, ब्यास, गंडक, झेलम, इनमें से कोई नहीं। तो सदानीरा आपका गंडक नदी का नाम कहलाता है, यानी इसे सदानीरा के उपनाम से भी जाना जाता है, गंडक नदी को। और ब्यास की बात करें तो यह बिपाशा के रूप में जाना जाता है, यानी कि यह प्राचीन नाम है, इसे प्राचीन नाम भी कह सकते हैं। ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा था और सदानीरा का प्राचीन नाम गंडक। और यहीं पे झेलम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम बीतस्ता, यानी कि शुरू का प्रारंभिक नाम था यह। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, आर्यों की भाषा थी। आर्यों की क्या भाषा थी? संस्कृत, देवनागरी, उर्दू या तो फिर हिंदी। हिंदी यहाँ पे टाइप हो गया है, इसे डी नंबर ऑप्शन चलेंगे मान करके। तो आर्यों की भाषा क्या थी? बहुत सा आसान सा प्रश्न है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। इतिहास का ही प्रश्न है। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित यानी कि प्रमुख पुरोहित
अकबर को माना जाता है, यानी कि अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी और इसके प्रधान पुरोहित भी थे। और यहीं पे और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करें तो प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो कि बीरबल था, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले थे, यानी कि पहला हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था और अंतिम हिंदू के रूप में भी इसे जान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। मेरियाना गर्त, यह आपका भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का प्रश्न है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, किसमें है इसे आपको बताना है। तो यह 4 महासागर के रूप में यह मुख्य रूप से है। एक 5वां महासागर भी हम लोग समझ लें, वह होता है अंटार्कटिका महासागर। तो मुख्य रूप से इसकी जो गहराई है यह नहीं मापी जा चुकी है, यानी कि वो पर्याप्त है इसकी गहराई। तो मुख्य प्रश्न है, मेन प्रश्न है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है और इस गर्त की गहराई 11,033 किलोमीटर है। और इसके बाद हम लोग जो इसके बाद का जो प्रश्न है 5वां नंबर में, यानी कि पहला हो गया प्रशांत महासागर यानी महासागर के रूप में, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, काराकोरम दर्रा स्थित है। काराकोरम दर्रा स्थित कहाँ है यह पूछा गया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या तो सिक्किम। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और यहीं पे जम्मू कश्मीर में आपका और भी प्रमुख दर्रा है जिसको हम लोग यहाँ समझ लें, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। और अन्य है बनिहाल दर्रा। उसके बाद एक और है जो कि महत्वपूर्ण है, और भी काफ़ी दर्राएँ हैं लेकिन हम लोग मुख्य दर्रे की बात करते हैं, वुर्जिल दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में भी स्थित है। इसके साथ साथ यह जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ भी दर्रा है, प्रमुख दर्रा है सिपकिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, उसके बाद रोहतांग दर्रा है। और जम्मू कश्मीर में हम लोग बात किए जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और वुर्जिल दर्रा। उसके बाद उत्तराखंड में भी कुछ दर्रे हैं, इसको भी हम लोग समझ लें। तो उत्तराखंड में माना दर्रा, उसके बाद नीति दर्रा, यह मुख्य दर्रे हैं वहाँ पे। और एक सिक्किम बच गया आपका, तो यहाँ पे फेमस दर्रा नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा। इन सभी दर्रे को याद रखेंगे जो कि महत्वपूर्ण दर्रा है जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, डल झील और बुलर झील स्थित है। डल झील और बुलर झील कहाँ पे स्थित है यह पूछा गया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, मणिपुर। तो डल झील और बुलर झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे पिछौला झील, चलिए इसको लिख लेते हैं, याद हो जाएगा। पिछौला झील यह राजस्थान में आपका स्थित है। उसके बाद सांभर झील यह भी राजस्थान का ही है। तो महत्वपूर्ण जो मुख्य है उसकी ही बात करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के बात करें तो सात ताल झील यह उत्तराखंड का है। उसके बाद नैनीताल भी आपका यहीं पे है, यानी इसमें एक ट्रिक है पकड़ने का उत्तराखंड का झील का, कि जिसमें ताल जुड़ा हुआ हो तो वह निश्चित रूप से उत्तराखंड का ही झील होगा। उसके बाद मणिपुर में भी कुछ झील है जिसका प्रमुख नाम है लोकटक,
लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 20 में आ चुके हैं। सिंदरी स्थित है, बहुत आसान सा प्रश्न है। सिंदरी कहाँ स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सिंदरी झारखंड में स्थित है, जहाँ पे खाद का कारखाना फेमस है, खाद कारखाना के रूप में यह प्रसिद्ध है सिंदरी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड कौन कहलाता है? राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 2, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित रूप से उपर्युक्त दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दोनों ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में जाने जाते हैं, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाए थे। आगे प्रश्न है 22 नंबर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब लिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब लिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके समक्ष, 26 जनवरी 1950, यही राइट आंसर आपका होगा। 26 जनवरी 1950 जो कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, उसी से लिया गया था। अगला प्रश्न 23 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को या तो फिर प्रधानमंत्री को? किसे देता है? तो यह राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद यदि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे, यानी यह यदि त्याग पत्र देना चाहे तो पुनः यह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देता है, पुनः इसी को देता है, और मुख्य न्यायाधीश या जो मुख्य न्यायाधीश है यह भी त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और प्रधानमंत्री भी पुनः अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका या तो फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। 73वां संविधान संशोधन यह पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, और संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में इसकी चर्चा की गई है। और यहीं पे जो नगर पालिका की व्यवस्था है यह 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा लिया गया है, और यह संविधान के भाग 9 को यानी कि भाग ए में और अनुच्छेद 243 में ही इसकी चर्चा की गई है। चलिए हम लोग अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं, अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न है, नगर पालिका के प्रकार हैं, यानी कि नगर पालिका के क्या प्रकार हैं यह पूछा गया है। नगर पंचायत यह भी है, नगर परिषद यह भी है, नगर निगम यह भी है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नगर पंचायत कहने का अर्थ होगा कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि वैसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में बदल जाता है, यह नगर पालिका कहलाता है। और नगर परिषद में छोटे नगर क्षेत्र के लिए यह नगर परिषद होता है, और नगर निगम बड़े नगर के लिए यह सूचित होता है, जिसमें नगर पालिका के प्रकार के रूप में यह जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 25 काउंटेबल प्रश्न का अध्ययन किया, लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान दिए होंगे कि हर प्रश्न से कुछ न कुछ पार्ट्स प्रश्न बना। तो इस प्रकार से मिला जुला करके टोटल 25 से अधिक कुल 50 प्रश्न निश्चित रूप से इसमें आपका संग्रह हो गया होगा, और यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी VVI है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।